सोशियोलॉजी हिंदी मीडियम फुल कोर्स प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव टेकन बाय द चेंज आईएएस। आज हम लोग जिस टॉपिक के विषय में कुछ बातचीत करेंगे और यूपीएससी में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 प्रश्न दोनों पेपर्स में आते हैं और वो है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, तो इसमें आईएएस पीसीएस दोनों का ही सम्मिलित करके यहाँ पर व्याख्यान होगा और उसके बाद जो सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के आयाम हैं उसकी भी चर्चा इसमें जो सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है वो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम चीजें हैं उसको हम इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जो आपके मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में इसका वर्णन है, इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर में सामाजिक परिवर्तन और विकास है उसमें जो अवधारणात्मक पक्ष है उसको समझने का प्रयास किया जाए। उस पर क्वेश्चन नियर बाई हर साल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, और चूंकि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास है तो सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक विकास की अवधारणा क्या है, और फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के कारक और सिद्धांत क्या है। तो मुख्य रूप से आज का व्याख्यान इन बिंदुओं के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और जैसा मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहेंगे इसकी चर्चा मैंने आपको बताई थी। हर जो यूनिट्स हैं वो लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइडेड है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की चर्चा करते समय कुछ बुनियादी चीजें कौंधती हैं दिमाग में और कुछ प्रश्न भी खड़े होते हैं। पहली चीज कि सामाजिक परिवर्तन कहते किसे हैं, दूसरा सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है और सामाजिक परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगत होता है। ये कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है, बिना इनके समझे हम आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, इसको नोट भी करते चलिएगा, है ना। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले चीज ये है कि सामाजिक परिवर्तन किस रूप में दृष्टिगत होता है। सामाजिक परिवर्तन एक सारस्वत घटना है, यानी कि कोई भी समाज, ठीक है, किसी भी काल में वह परिवर्तन की प्रक्रिया से हमेशा प्रभावित होता रहा है। यानी किसी भी, अगर हम दूसरे सरल शब्दों में कहें तो परिवर्तन की प्रक्रिया हर काल में, हर समाज में दृष्टिगत होती रही है। यानी आप किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जहां पर किसी तरह का कोई परिवर्तन रुक गया या नहीं होता, ऐसा संभव नहीं पहली बार। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में, अब परिवर्तन के भी बहुत सारे अलग अलग अनुशासनिक में अपने को सीमित करते हुए अगर हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझने का प्रयास करें तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे हम फॉर्मुलेशन करके आपको बताते हैं कि एक लाइन में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का मतलब हो गया, अब आप कहेंगे सर सामाजिक संबंधों से आपने बात शुरू की। बिल्कुल, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। आपको समाजशास्त्र की मूल भावना अपने उत्तर लेखन में बनाए रखनी है और यही एग्जामिनर वहीं पर आपको टेस्ट करता है। और इसीलिए मैं सामाजिक परिवर्तन की जो भी
एक सरल परिभाषा है, उसका आरंभ भी सामाजिक संबंधों से ही कर रहा है। सामाजिक संबंधों के स्थापित स्वरूपों, सामाजिक मूल्यों, संरचनाओं या उप व्यवस्थाओं में परिवर्तन। तो अब देखिए क्या फार्मूला निकल के आया वरुण। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की बात हुई, ठीक, प्लस उसके बाद क्या कह रहा है, सामाजिक मूल्यों, कहां कहां परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक मूल्य, ठीक, प्लस उसके बाद कहा हो रहा है संरचनाओं या उपव्यवस्थाओं, संरचनाओं या उप व्यवस्थाओं, ठीक है, में परिवर्तन। तो एट ए ग्लांस आपके पास एट ए ग्लांस ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, डिफिनेशन ध्यान में रखिए, है ना। फिर मैं आपसे एक चीज यहां पर दोहरा रहा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग में उत्तर लेखन के समय आपको इतना स्पेस नहीं मिलता, 250 शब्द। तो 250 शब्दों में शब्दों को ये सोच के खर्च करना है जैसे आप डॉलर खर्च कर रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आप रुपया जब खर्च करते हैं तो बहुत बचा बचा के खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको खर्च करना और बात भी कहनी है, क्योंकि कभी कभी अच्छा सामाजिक परिवर्तन में तो खासकर आपको एक मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का दायरा बड़ा विस्तृत है। और बहुत बार अगर आप प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें विगत वर्षों के, तो बहुत बार आपको ये पता चलेगा कि कभी कभी प्रश्नों में प्रश्न की मांग ऐसी होती है, जैसे बहुत सारी बातें ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं आपको बहुत सारी सूचनाएं उसमें डालनी है, लिखनी है ना, उसमें सम्मिलित करनी है, और 250 शब्दों का एक वर्ड लिमिटेशन भी है। तो इसलिए एक इस वाले पोर्शन में सामाजिक परिवर्तन, विकास और उसके आयाम वाले पोर्शन में थोड़ा एक चैलेंजिंग, एक चुनौती भरा वो होता है। तो वहां पर जो डिफिनेशंस हैं आपको ये प्रयास करना चाहिए कि एक तो उन डिफिनेशंस का चयन करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की उन डिफिनेशंस को आप लिखिए जो छोटे हैं, पहली बात, लेकिन जो प्रासंगिक भी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों की ही बात क्यों की है। समाज शास्त्र सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन है, ठीक है। तो स्वरूपों पर बहुत ज्यादा बल जॉर्ज सिमल ने दिया है, ठीक है। तो सामाजिक संबंध, समाज शास्त्र या समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। ये आर मैकाइवर और चार्ल्स पेज, जिसको आप मैकाइवर पेज शॉर्ट में जानते हैं, उन्होंने सामाजिक संबंधों को मूलभूत माना है समाज के। तो आप जो है जो भी सरल डिफिनेशंस को लिख रहे हैं वो सरल ना होकर वो आधारभूत हो जाती है, ठीक है। सामाजिक मूल्य, किसी भी समाज ऐसा नहीं सामाजिक मूल्य नहीं होती, संरचनाएं या उपव्यवस्थाएं, है ना। तो सारी चीजें तो आपने उसमें लिख दी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए वरुण मैं बार बार कहता हूं कि फिर बात को दोहराना चाहिए भी, ताकि आपके दिमाग में जो डायलेमा बैठा है, भ्रांति बैठी है, हिंदी में उत्तर लेखन कैसा होना चाहिए, उसकी एक वानगी ये भी है, ठीक है। हिंदी भी आपको आती है बहुत अच्छी, भर के चले आए तो उसका कोई मतलब नहीं है, भरा क्या, भरने से तात्पर्य लिखा क्या, ठीक है। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब दूसरी बात कि जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं किसी भी समाज में, तो सामाजिक परिवर्तन या तो समग्र होगा या आंशिक होगा। अगर समग्र होगा और आंशिक होगा तो थोड़ा हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा से, ठीक है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना का परिवर्तन और संरचना में परिवर्तन। तो संरचना का परिवर्तन, अब देखिए यहां कोट आप कर सकते हैं बड़े होशियारी से, संरचना का परिवर्तन तो समग्र परिवर्तन होता है,
है ना, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। और संरचना के अंदर परिवर्तन एमएल श्रीनिवास के हिसाब से तो आंशिक परिवर्तन होता है। तो नॉर्मली भारतीय समाज को अगर हम सैंपल लें, भारतीय समाज का उदाहरण लें, तो संरचना में परिवर्तन ज्यादा यानी आंशिक परिवर्तन अधिक दृष्टिगत होता है। ठीक है, अब मैं उदाहरण आपको दूं, थोड़ी बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए परीक्षा प्रणाली, कोई विश्वविद्यालय है, आप सभी कॉलेज या इसमें से बहुत सारे लोग जो इस समय मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो ग्रेजुएट्स होंगे यही यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, या इंजीनियर्स होंगे, या तमाम अलग अलग संस्थाओं से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे। तो मान लीजिए आपने उस संस्था की किसी परीक्षा प्रणाली के तहत अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया है, तो अगर हम उसी को उदाहरण माने तो किसी भी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन मान लीजिए किया जाता है। परीक्षा प्रणाली में, हम शिक्षा प्रणाली नहीं कह रहे हैं, परीक्षा प्रणाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, परीक्षा प्रणाली। ठीक है, तो किसी भी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, वो क्या है, पूरी प्रणाली का परिवर्तन है ना, शिक्षा प्रणाली का परिवर्तन है। वो एक तरह से समग्र परिवर्तन करने की ओर सरकार ने कदम बढ़ाया है, रिस्ट्रक्चर किया। लेकिन उसके परीक्षा जो है पूरे सिस्टम का एक छोटा सा अंग है। तो जब हम परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन की बात करते हैं तो यह आंशिक परिवर्तन है, समग्र नहीं है, आंशिक है, पार्शियल है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मंदिरों में, आज भी साउथ इंडिया के बहुत सारे मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश को वर्जित माना जाता है। तो मान लीजिए मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश वर्जित करने वालों को दंड के विधान का क्रियान्वयन किया जाए, या विवाह विच्छेद की वैधानिक अनुमति, कम आयु में विवाह पर रोक संबंधी विधान, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं इनको हम आंशिक सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का उदाहरण दें तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ना, तो वो आंशिक परिवर्तन है। कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कुछ दशक पहले, वो आंशिक परिवर्तन है। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने कुछ एक इसलिए दिए हैं ताकि आपको सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अवधारणात्मक समझ बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें दो डिफिनेशंस आप लिख लें। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आर एन मैकाइवर ने केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन माना है। मॉरिस गिन्सबर्ग का स्पष्ट मत है कि समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों के बीच के संतुलन अथवा समाज के संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो सारी बात की वो आंशिक परिवर्तन की
मान लीजिए अंतरजातीय जातियों के बीच अंतरजातीय संबंधी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाए, यानी जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, या दो जातियों के बीच जो तमाम तरह के निषेध या प्रतिबंध हैं वो खत्म हो जाए। तो कौन बताएगा ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? अगर जातियों के बीच सर संरचनात्मक परिवर्तन होगा सर। है, सर जो प्रतिषेध को अगर हम हटाएंगे तो सर वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा ना सर। परिवर्तन होगा कि संरचना में परिवर्तन होगा? सर जाति तो बनी प्रतिषेधों हुई है ना, खाली जी सर। प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो संरचना में प्रमुख परिवर्तन होगा। ठीक है, जी सर। अब जाति खत्म कर दी जाए तब संरचनात्मक परिवर्तन होगा, कि जाति को खत्म करके जाति व्यवस्था डिमोलिश करके और इक्वलिटी या कुछ दूसरे तरह का कोई विकल्प लाया गया है जो उस तरह का जी सर। शोषणकारी नहीं है ना, भेदभाव रहित है। तो ये सारी चीजें हैं। अब किसी भी सामाजिक परिवर्तन के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लक्षित की गई, उसके कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उद्देश्य थे। तो सामाजिक उद्देश्य क्या थे उसको समझने का प्रयास किया। सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य, सर दोनों पेपर में टॉपिक है। लास्ट आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। पेपर 2 में सर अब आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है। ओके सर। तो सामाजिक उद्देश्य की मैं बात कर रहा था कि जब हम गणतंत्र बने, स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बने, और उसके बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो उपनिवेशिक पूरा परिदृश्य था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उससे उबर कर आगे बढ़ने के लिए, है ना, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की राह पर अपने को उन्मुख करते हुए, है ना, पूरा भारतीय समाज बढ़ चला। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व भी जो है कुछ सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रगति और विकास का पथ जो है उससे संबंधित होता है। तो जो सामाजिक उद्देश्य था, जैसे आप नोट करते चले पॉइंट वाइज, आप देखिए आपको ये लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या लक्ष्य है, विशेषताएं वगैरह नहीं पूछता है, पहली चीज, है ना। कंपटीशन में इतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा कि वो सब चीजें, ट्रेडिशनल चीजें पूछेगा। तो आपको जो इनोवेटिव लिखना है, दैट इज गोल्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। यही अंतर है, यही एकेडमिक्स में और कंपटीशन में यही अंतर है। और इस अंतर को समझिए। आप भी कहे मालूम पड़ा सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, कई बार पूछा भी गया है, तो आपने डिफिनेशंस 2-3 लिख दी, विशेषताएं लिख दी, पेज भर गया। नहीं, विशेषताएं आपको नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आपसे थोड़ा इनोवेटिव आंसर की डिमांड संघ लोक सेवा आयोग या राज्य आयोग करता है। और जब आप लक्ष्य की बात करेंगे, जब आप सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य की बात करते हैं, तो बेसिकली वो सारी विशेषताएं साइंटिफिकली इसमें इनकलकेटेड है, शामिल है। ठीक है, तरीका बदल जाएगा, तरीका थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा, और आपका तो उद्देश्य है अधिक से अधिक मुख्य परीक्षा में अंक लाना, तो उसकी परिपूर्ति हो। तो सामाजिक उद्देश्य जो पहला है, तो इसमें आप नोट करते चलिए। इसमें पहला है समानता। समानता नोट कर रही हो ना, बता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक, युक्तिकरण और व्यक्तिवाद। युक्तिकरण और व्यक्तिवाद, ये प्रमुख सामाजिक उद्देश्य।
ठीक, अब आप आइए आर्थिक उद्देश्यों में। नंबर 2, आर्थिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य मतलब आर्थिक लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लक्ष्यों की बात कर रहे हैं। ये वितरण संबंधी न्याय, वितरण संबंधी न्याय, वितरण संबंधी न्याय, ठीक। और उसके बाद आर्थिक धर्म दर्शन के स्थान पर आर्थिक युक्तिकरण, आर्थिक धर्म दर्शन के स्थान पर आर्थिक युक्तिकरण। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आर्थिक युक्तिकरण क्या है। यही वो आर्थिक युक्तिकरण है, ठीक है, यही आर्थिक युक्तिकरण है जहां आप आज वर्तमान में देखते हैं 1992 में जो एलपीजी आया था, वो सफर हमने पूरा किया, वो आर्थिक युक्तिकरण के नाते ही था, कोरिलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सफर जो आपने शुरू किया था, जिसका आरंभिक बिंदु मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में थी, लाइसेंस राज के रूप में थी, लेकिन आर्थिक युक्तिकरण की जब बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन तो आर्थिक क्षेत्र में भी रुकेगा नहीं, होना ही है। तो उसके भी दुष्परिणाम आए और दशकों तक हम जो है, हमारी अर्थव्यवस्था ठहरी हुई अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आर्थिक युक्तिकरण का प्रत्यय मौजूद था, भले ही वो उतना सक्रिय नहीं था। अगर वो बिल्कुल नहीं होता तो एलपीजी जैसा खतरा शायद हमारी भारत सरकार नहीं लेती, लेकिन आर्थिक युक्तिकरण के तत्व जो है वो मौजूद थे। तो इसलिए उस पर जो है वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण जैसे मूलभूत तत्वों के आधार पर लाइसेंस राज को खत्म करते हुए उदारवादी अर्थव्यवस्था भारत की 1992 में उसकी ओर भारत सरकार ने कदम बढ़ाया था। क्लियर है यहां तक? इसके बाद राजनीतिक लक्ष्यों की बात करें, नंबर 3, राजनीतिक। देखिए, जब हम राजनीतिक लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझना कि हमारे सारे राजनीतिक लक्ष्यों, हमारे समस्त राजनीतिक दर्शन, हमारे लॉ गवर्नेंस और उस गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सरकारों का दायरा क्या होगा, सरकारों के अधिकार क्या होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, वो सारा जो है एक बाइबल है, एक ग्रंथ है, और वो है भारत का संविधान, ठीक है। तो जब राजनीतिक लक्ष्यों की हम बात करेंगे तो अगर आप भारत के संविधान से अपने पॉइंट को शुरू करेंगे तो आपका पॉइंट न सिर्फ जस्टिफाइड फॉर्म में होगा, बल्कि वो थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है कि आप जो है आरंभिक जो बिंदु है वहां से अपनी बात शुरू कर रहे हैं, और वो तार्किक बिंदु है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा ऐसा नहीं भारतीय संविधान में खाली आर्टिकल्स या क्लॉजेज या सब क्लॉजेज या पार्ट्स या चैप्टर्स, ऐसा नहीं है। ये तो एक्सटर्नल स्वरूप है, कितने चैप्टर्स हैं, इतने पार्ट्स हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है उसमें आवश्यक सामाजिक परिवर्तन का तत्व नहीं है। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना जहां पर जो सरकारें हों वो जनता के प्रति एक उत्तरदायी, इसीलिए देखिए वेलफेयर स्टेट है ना, कल्याणकारी राज्य की के लिए आर्टिकल में एक विशेष प्रावधान, एक विशेष आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज, कुछ अधूरापन था, तो 92 में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, है ना। आजादी के इतने वर्षों तक वो एक ऐसी चीज थी जो महसूस की गई कि नहीं, सत्ता का और विकेंद्रीकरण होना चाहिए और पंचायती राज व्यवस्था अपने पूर्ण स्वरूप में आई, है ना। तो राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, ताकि
जो वास्तव में एक स्वराज की अवधारणा है, वो पंचायती राज में निहित है। गांव का प्रधान और क्या करता है, वो अपने गांव के लिए खुद ही प्लानिंग करे, अपने हिसाब से डिजाइन करे, खर्चा करे, ठीक है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरी चीज, इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक लक्ष्य था कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अधिकाधिक लोग जो है वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो। अब आप कहेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया में कैसे शामिल, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार उसका ड्राफ्ट तैयार कर रही थी, तो आप देखे होंगे कि मंत्रालय की वेबसाइट पर ओपन एंडली जनता से उनके सुझाव मांगे गए थे और लाखों की संख्या में सुझाव गए थे। जैसा कि मंत्रालय ने इसकी सूचना भी दी कि लाखों की संख्या में सुझाव मंत्रालयों को मिले। तो उसमें जो भी सुझाव अप टू द मार्क थे या इनोवेटिव थे या भविष्य उन्मुखी थे, भारतीय समाज, भारतीय संरचना को प्रगति और विकास की ओर उन्मुख करने वाले थे, भारत की शैक्षणिक व्यवस्था को और पुष्ट करने वाले थे और आज के परिदृश्य के अनुरूप आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने वाले थे, तो वो सारे सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया। तो ये जो सुझाव गए मंत्रालय तक, ये इतने बड़े लोकतंत्र में एक तरह का अवसर था कि अधिकाधिक लोग क्या करें, सरकार का जो भी कानून बने उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भागीदारी हो और हुई। यह हमारे आपके सामने और बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिनमें सरकार ओपन एंडली सुझाव मांगती है कि आप सुझाव दीजिए, है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। अवधारणात्मक स्पष्टता बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार आपकी तरफ से जब रिस्पॉन्स आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सही है कि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सोशियोलॉजी पढ़े हैं, बहुत सारे के पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैं यहाँ से जो भी लेक्चर दे रहा हूँ ये मानते हुए दे रहा हूँ और उन विद्यार्थियों को, उन एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए दे रहा हूँ जो कुछ नहीं जानते। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, है ना। ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा आपके लिए, बल्कि ये रिवीजन होगा और संशोधन भी होगा, क्योंकि हिंदी में ज्यादा खतरा रहता है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की जो दशा है उसमें खतरे की संभावना इंग्लिश मीडियम की तुलना में ज्यादा है। तो इसलिए थोड़ा सा परिमार्जन और संशोधन लगातार चलता रहे, ये सफलता का अन्य रहस्यों के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य है ये भी। इसके बाद राजनीतिक लक्ष्य में कुछ 2-3 बिंदु और हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई, क्यों की गई है, कौन बताएगा। सर गवर्नेंस को सही तरीके से चलाने के लिए, बस केवल इसी कारण। सर इसका सर शक्तिशाली जो सरकार है उसके सर देखिए समग्र रूप है, कई रूप है जो सर ओवरऑल है ना सर। देखिए होता आवाज आ क्या रही है है सर। कि हमारे हमारे जो संविधान निर्माता थे, ऐसा नहीं है कि कई देशों का संविधान रख लिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं। पहली बात, उनको भारतीय समाज, खासकर मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का खुद ही बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी विद्वता का फैन हूं और मुझे कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है इस बात की। इन विद्वानों ने, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे और जो सुझाव भी देने वाले लोग थे, है ना, उनको ये भारतीय इतिहास मालूम था कि किस प्रकार भारतीय राजनीतिक सत्ता का जो विखंडन होने वाला जो चरित्र है उसके दुष्परिणाम क्या है। आप इमेजिन करिए सरदार पटेल नहीं होते तो क्या होता ना। तो इतिहास का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो यही होता है कि वर्तमान उससे सीखे कि अतीत की गलतियां क्या है। अगर आपने सीख लिया, समझ लीजिए आपने इतिहास का बाखूबी प्रयोग किया है, वैज्ञानिक प्रयोग किया है मेरी दृष्टि में। तो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में राजनीतिक सत्ता का विखंडन हो चुका था
तो स्वतंत्रता के बाद इस तरह का कोई राजनीतिक विखंडन ना हो, है ना। जो भी राज्य बने वो तो माला में फूल की तरह है, तो लेकिन माले का जो धागा जिसमें वो फूल पिरोए जाए, अर्थात केंद्र केंद्र सरकार, वो इतनी मजबूत हो कि उस धागा को कोई तोड़ ना पावे, विखंडित ना कर पावे। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिकन स्टेट्स का फेडरल फॉर्म में आप जुड़ना, आप देखिए कैसे वहां कोई भी स्टेट कभी भी अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई स्टेट अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से अलग संघ से नहीं हो सकता, क्योंकि वो धागा इतना मजबूत है कि इसको तोड़ नहीं सकते। और ये दृष्टि हमारे संविधान निर्माताओं के पास थी। उन्होंने अतीत से, भारत के इतिहास से, भारत के पूरे जो पिछला 1000 साल का इतिहास था उससे वो आंशिक या समग्र रूप से परिचित थे, और वो इस तरह का कोई भी किसी भी तरह की संभावनाओं को पुनः सृजित होने की दशा नहीं निर्मित होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की कि कहीं भी विखंडन, राजनीतिक विखंडन की संभावना, मतलब उसको हम हतोत्साहित कर सके। इसके बाद एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी। सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो कुछ चुनौतियां आती है। आर्थिक अर्थव्यवस्था के स्तर पर था कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, स्वतंत्रता के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाना, आयात को न्यूनतम करना, स्वदेशी पूंजी क्षेत्र बनाने पर बल देना, ये सब अर्थव्यवस्था के परिधि में आने वाले प्रमुख बिंदु थे जो परिवर्तन के लिए जरूरी थे। ठीक है, और फाइनली समाजवादी समाज की रचना करना। ठीक है, तो आपको मालूम है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी एक तरह से अर्थव्यवस्था का, उसको अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रथम जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे वो समाजवादी विचारधारा के थे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का फंडा वो लेकर चले, है ना। तो उस समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो लागू होने से लेकर पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और एलपीजी के आगमन तक का जो फेज है, उसमें उसको एक अगर तरफ हम रखें तो अगर आप ये देखिए तो एलपीजी के आने के बाद अगर हम ये कहें कि केवल आर्थिक जगत में परिवर्तन आया है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आता है तो वो समाज के अन्य क्षेत्रों में भी परिवर्तन करता है। ये अभी मैं जब सिद्धांतों पर आऊंगा तो उसको मैं सत्यापित करूंगा सिद्धांतकारों की कथनों के माध्यम से, उन्होंने जो लिखा है उस लेखनी के माध्यम से। इसके बाद जो परिवर्तन के लिए आवश्यक था वो था जातियों, क्षेत्रों और वर्गों में जो असमानताएं थी उसको कम करना। आजादी मिली तो ये सारी चीजें भी हमें मिली है धरोहर के रूप में, है ना। तो इन विषमताओं, असमानताओं को कम करना एक चुनौती थी और उस दिशा में काफी काम हुआ भी। और आखिरी में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको लिखना चाहिए वो है मानव अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, अब मानव अधिकारों का संरक्षण करने के रूप में अगर आप देखिए तो बोलने की अभिव्यक्ति, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप भारत के प्रधानमंत्री अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोस सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपने चाइना में या नॉर्थ कोरिया में कुछ बोल दिया तो अगले दिन आप कहां पर हैं, आपके घर वाले आपको ढूंढी नहीं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का ये जो अंतर है, स्तरों के बीच जो अंतर है, हालांकि बहुत सारे लोग इस भारत में मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, बट ये है स्वतंत्र धार्मिक अभिव्यक्ति का अधिकार। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार जो है पूजा कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, है ना, अपने पहनावे को रख सकते हैं। हालांकि इसका भी दुरुपयोग होता है, क्योंकि जब कोई चीज एक्सेस मिलती है तो दुरुपयोग शुरू हो जाता है ना, मेरा ऐसा मानना है। और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सबको राजनीतिक भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो। तो इसीलिए देखिए पहले वोटिंग राइट 18 साल नहीं था, पहले ज्यादा उम्र हुआ करती थी, तो राजीव गांधी के समय में इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है नम्रता? क्लियर है यहां तक?
हाँ भाई वरुण, क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। इसके बाद कारक कौन से हैं, जनक कौन कौन से होते हैं सामाजिक परिवर्तन के? आइए जरा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के जनक, इसको हटा दें, आप लोग नोट कर लिया है? यस सर। सामाजिक परिवर्तन की जब हम जनक की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जो उत्तरदायी है परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए। पहला है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखिए, बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं उसको तो आप नोट करिए, बट लेक्चर्स में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप नोट करते रहेंगे, आपके पास एक कलेक्शन हो जाएगा और मेरे ख्याल से वही पर्याप्त होगा, या उसमें कुछ ऐड भी करना होगा 10, 20, 25%, तो उसको उसमें आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। तो नोट करते चलिए, ये मेरे हर लेक्चर में प्रयास किया गया। देखिए, जो प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण होता है उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। तो मानव के सामाजिक संगठन के विकास में यह सही है कि भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, और उग्र पर्यावरणीय जो स्थितियां होती हैं उसमें मानव अपने जीवन के तरीकों को भौतिक स्थितियों के अनुसार संगठित करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इलाहाबाद, प्रयागराज कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है ना? वरुण, है कि नहीं है? जी सर, नैनी से ही कर्क रेखा जाती है और गर्मी में 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक जी है? सर। लेकिन उसी से 100 किलोमीटर दूर के स्थित जो शहर हैं वहां ये दशा इतनी तीव्र नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जो ये एक तरह की उग्र, अगर हम माने, मनुष्य की दृष्टि से माने तो उग्र जो पर्यावरणीय स्थिति है, उग्र है ना, 46 डिग्री अगर तापमान हो जाएगा तो आप दोपहर में 12 बजे से लेकर, मैं तो कई बार प्रयागराज गया हूँ क्लास लेने, तो 12 बजे के बाद उस तरह से सन्नाटा हो जाता है 4-5 बजे तक। जी सर। तो क्यों हो जाता है? तपिश पड़ जाती है। तो उग्र पर्यावरणीय जो स्थिति है उसमें जो मनुष्य के जीवन जीने का तरीका है वो भौतिक स्थितियों के हिसाब से संगठित होता है। तो वो फिर व्यक्ति क्या कर लेता है, प्रयागराज का व्यक्ति सेटअप कर लेता है कि भाई दोपहर में मूवमेंट, ज्योग्राफिकल मूवमेंट या फिजिकल मूवमेंट कम से कम नहीं करेगा, तेज धूप रहती है, ठीक है? तो ये है, लेकिन वैज्ञानिक नवाचारों ने इस तरह के प्रभाव को न्यून कर दिया है ना? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे 2 बजे दोपहर में, लेकिन वो या तो 4 व्हीलर में होंगे, अंदर एसी चल रहा होगा, मतलब एक तरह से उन्होंने उस रेडिकल पेंट्रेटिंग इन्वायरमेंट को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है वैज्ञानिक उपकरणों से, वैज्ञानिक नवाचार से। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या। देखिए, कैरियर विल आईएएस पर एक इंपॉर्टेंट सूचना देनी है। समाजशास्त्र हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का नया बैच शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर करीब करीब 2.5 घंटे पर डे की क्लासेस होंगी और आईएएस और पीसीएस दोनों को इंटीग्रेट करके वहां पर पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो लोग पीसीएस भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उनके लिए भी वो फ्रूटफुल है और आईएएस के लिए भी 100% फ्रूटफुल है। ठीक है, और वहां पर भी क्लासेस मैं ही लूंगा। तो करियर विल आईएएस में आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं और वहां अधिक जानकारी के लिए करियर विल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर वहां के जो काउंटर्स हैं वहां पर, जो अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वहां जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप अपना वहां कॉन्टेक्ट पर संपर्क करके
अपना वहां पर पता कर सकते हैं डिटेल्स की। दूसरा पॉइंट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन में के द्वारा कैसे प्रभावित होती है, जैसे जनसंख्या का क्या हो गया, जनसंख्या का आकार। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जैसे आकार, ठीक है, जैसे मृत्यु दर में कमी, जैसे नियंत्रित प्रजननता, या नियंत्रित प्रजनन व्यवहार आप कहेंगे। क्या है, बड़े महानगरों में या पढ़े लिखे दंपति प्लान करते हैं, ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ 2 साल में बच्चा पैदा कर रहे हैं, है ना। अब वो प्लान करते हैं कि अगर वो जॉब में है, शादी हो गई है, तो 4 साल बाद पहला बच्चा, और फिर वो गैप लेकर फिर वो प्लान करते हैं कि कितने साल बाद बच्चा पैदा करना है। तो बच्चा भी अब क्या हो गया, यानी प्रजनन जो व्यवहार है वो भी नियंत्रित है, वो भी अकॉर्डिंग टू द प्लान चलता है। उसके बाद मृत्यु दर में कमी आ गई, तो जब इसमें कमी आई तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि हुई। अब ये सब कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, सामाजिक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। अब मृत्यु दर में कमी आई, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, तो क्या होगा, इसका एक फैक्टर, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, अब आप देखिए चार्ट से कैसे समझ में आता है, समझ में आ रहा है ना, इंटर रिलेटेड है मामला, ये खाली मामला इससे नहीं है। मृत्यु दर में कमी, जब कमी आएगी तो डेफिनेटली जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है ना। जब मृत्यु दर में कमी आ रही है तो जाहिर सी बात है उस राज्य में, उस राष्ट्र में जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक। तो अब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो फिर इसका भी एक संबंध है कि वहां संसाधनों की क्या स्थिति है, संसाधनों पर प्रभाव। मैं आपको एक बात बताऊं, संसाधनों पर प्रभाव ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग ये अक्सर कहते हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत में विकास की गति बहुत धीरे है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं पूरी तरीके से। हो सकता है कि ये इंडिविजुअली डिफरेंस हो सकता है और होना भी चाहिए, विचारधाराओं में होता भी है, बट उसका एक कारण मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक कारण है, माल्थस का सिद्धांत। भारत में विकास और प्रगति की गति शायद दुनिया के और देशों की तुलना में ज्यादा तेज है, लेकिन दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसमें हम संसाधनों को जनरेट करते हैं, तब तक मालूम पड़ा पॉपुलेशन उससे मार्कस की थियरी के हिसाब से उससे बढ़ चुकी है और आगे। तो हमें लगता है कि हम पीछे ही हैं, हमारे सारे यत्नों के मापदंड पर हम जब कसौटी पर बसते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा पीछे ही रहेंगे। ऐसा है नहीं, अगर हम पॉपुलेशन चेक कर लें, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें योजनाबद्ध तरीके से, वैसा भी नहीं है कि हम इस तरीके से करें कि खाली वृद्धों की संख्या बढ़ जाए तो कार्यशील जनसंख्या घट जाएगी, तो उसका भी खराब, इस तरह के परिवर्तन का भी खराब प्रभाव पड़ेगा समाज में। तो ये बहुत सारे चीज है जो जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है भारत के 90% समस्याएं अधिक जनसंख्या के नाते है, ठीक है। चाहे वो रोजगार की कमी, अधिक जनसंख्या, अपराधों में वृद्धि, अधिक जनसंख्या, है ना, निर्धनता रेखा के नीचे अधिक जनसंख्या, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में 90%, एक समाजशास्त्री होने के नाते मेरा जो अपना मानना है वो ये है, उसके पीछे 90% अधिक जनसंख्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे। यस सर, आई एग्री। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है। तो जब जीवन के तरीकों में परिवर्तन आता है तो समाज में परिवर्तन अवश्य को भावी है। इसके बाद
नोट कर लिया। इसके बाद तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान या तकनीकी, या आप इसको प्रौद्योगिकी जो भी कह सकते हैं, विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकी और नवीन प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब आप देखिए सामाजिक परिवर्तन का जो पहिया था उसको बहुत तेज किया। क्यों क्यों तेज किया भाई बताओ? सर आधुनिकीकरण के फलस्वरूप सर। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको इसको नोट कर लिया। यस जैसे मान सर। लीजिए परिवहन परिवहन व्यवस्था का उन्नत होना, यातायात और संचार के साधनों ठीक में है? परिवर्तन। तो परिवहन व्यवस्था का उन्नत होना, इससे सामाजिक परिवर्तन क्या है? सर यातायात और संचार व्यवस्था में परिवर्तन हो गया सर। नहीं, इस उन्नत परिवहन व्यवस्था यातायात ने जाति व्यवस्था को कमजोर किया। जी आप सर। सोशियोलॉजी के आंसर लिख रहे हैं तो सतही नहीं होना चाहिए। और अभी अभी मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा अभी, अवधारणात्मक समझ अगर नहीं होगी तो आपके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्टडी मटेरियल होगा, आप लिख नहीं पाएंगे। यस सर। ये मैं बार बार कहता हूं कि एक बार सोशियोलॉजी की अवधारणात्मक समझ अगर आपको हो गई, आपको 60% कम से कम लाने से कोई हो सकता है, और अधिक के लिए स्काई इज ओपन फॉर एवरीवन। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। अब इसने सीधा इफेक्ट किया जाति व्यवस्था पर। देखिए अब मामला कहां से कहां जुड़ा हुआ है, यही तो आपको लिखना है। अब आप मान लीजिए सरकारी बस में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, आप उच्च जाति के हैं और आपके पहले बस में जिस सीट पर एक सीट खाली है, तो आप पूछेंगे क्या भाई यहाँ मैं बैठ जाऊं, लेकिन बैठने के पहले बताओ तो तुम कैसा तो नहीं हो, शूद्र जाति के हो या पिछड़ी जाति के हो? क्या आप पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। तो आप देखिए यातायात की नवीन व्यवस्था ने क्या कर दिया कि उस कट्टरता, जो जाति व्यवस्था की जो तमाम कट्टरता थी कि नहीं अब जो है निचली जाति का व्यक्ति हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, बैठने की बात, उसके साथ बैठना अरे असंभव। तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे मैकेनिज्म को क्षतिग्रस्त कर दिया यातायात के नवीन साधन। आप ट्रेनों में जाते हैं, आप फ्लाइट्स में जाते हैं, आपको क्या मालूम आपके बगल वाली सीट में किस जाति का व्यक्ति सफर कर रहा है, लेकिन आप बड़े प्रेम से सफर करते हैं नहीं करते? ठीक है, तो इस वे में ये यहाँ पर दृष्टिगत होता है। अब प्रौद्योगिकी परिवर्तन के भी दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, हम जिस प्रौद्योगिकी, इस नवीन प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, इसके भी दो परिवर्तन है। पहला है सकारात्मक। मतलब सकारात्मक समझिए क्या है, पॉजिटिव चेंजेस क्या है, जैसे नई नई मशीनें, नई नई दवाओं का, है ना, मेडिकल चिकित्सीय तमाम तरह की औषधियों का, तकनीकों का अन्वेषण हुआ, तो उससे मृत्यु दर में कमी आई, बीमारियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास और तेज हुआ। ठीक है, और मृत्यु संख्या को कहीं ना कहीं, डेथ रेट को जो है प्रभावी रूप से उस पर नियंत्रण भी पाया गया, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर पीलिया, चेचक या जितनी भी मौसम संबंधी बीमारियां हैं, उस पर काफी हद तक हमने नियंत्रण कर लिया नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता से। ये तमाम उसके सकारात्मक पक्ष है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो 10 या 15 मिनट में, अच्छा आंख का ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद का 10 मिनट में हो जाता है, इतनी आधुनिक मशीन आ गई है। ठीक है, सब स्क्रीन पर दिखाई देता रहता है और उससे डॉक्टर टेस्ट, बल्कि अब तो ये हो गया है कि आंख वहां क्या, अगर आप जाइए और भी कई तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें अटेंडेंट जो बाहर बैठा है वो स्क्रीन पर देख रहा होता है कि हमारे मरीज का ऑपरेशन अंदर कैसे चल रहा है, टीवी स्क्रीन पर वो देख सकता है ना। तो ये सब संभव हुआ नवीन प्रौद्योगिकी के कारण, और उसके सकारात्मक परिणाम के रूप में ये हमारे सामने दृष्टिगत होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नकारात्मक, इसी नवीन प्रौद्योगिकी के नकारात्मक पहलू की बात करें, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक, नवीन प्रौद्योगिकी का ये सकारात्मक था
ये नकारात्मक है। तो सकारात्मक मैंने आपको बताया, अब नकारात्मक जैसे समझा जाए। नए नए तरह के पेट्रोल और डीजल इंजन बने, नए नए तरह के वाहन बने। आज 70-75 साल के बाद, 72 साल के बाद भारत की क्रय शक्ति, भारत प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। थोड़ा सा पैसा आने के बाद व्यक्ति सोचता है कि हम स्कूटर से या बाइक से नहीं चलेंगे, हम कार खरीदेंगे। तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा कि नहीं? फैक्ट्रियां लग रही हैं औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए। अगर आप, मैं तो जाता हूँ दिल्ली एनसीआर में, या बुलंदशहर देखिए, या गाजियाबाद देखिए, नोएडा देखिए, वहां का पानी आप, अगर आपके पास आरओ नहीं है तो आप वहां का अंडरग्राउंड वाटर भी, जो 300 फुट नीचे का भी पानी है, उसको आप पी नहीं सकते, है ना। उसमें आपको हैवी मेटल्स मिलेंगे, क्योंकि वहां के जो उद्योगों से निकलने वाला पानी है वो जमीन के अंदर जाता है इसका। तो वो तमाम तरह के, कैंसर कारक पानी है सर वहाँ पे। बिल्कुल, तो तमाम तरह के कैंसर और रक्त वाहिनी तंत्रों की बीमारियां, है ना, आर्टरीज और वेन्स की तमाम बीमारियां, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम, सबसे, तो ये नकारात्मक परिणाम है नवीन प्रौद्योगिकी के। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इसने समाज में काफी परिवर्तन ला दिया है। इसको नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया है सर। इसके बाद चौथा है माइग्रेशन। प्रव्रजन, माइग्रेशन। अब आप कोविड-19 के समय देखे हैं, देखे कि नहीं देखे? हाँ, एक चीज और, जब मैं सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहा था तो उसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हैं कि कोविड-19 के लिए जो है टीके का जो निर्माण हुआ, वो एक बहुत बड़ा सकारात्मक उपलब्धि है, जिसमें वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस लेने के बाद, जब अभी वेव्स आई थी, तीसरी वेव आई थी, जो करोड़ों लोगों की जान खाली इसलिए बच गई क्योंकि वो उनका टीकाकरण हो चुका था। तो ये भी एक तरह का सकारात्मक परिणाम में शामिल आप कर सकते हैं। लेटेस्ट चुकी है तो आपका अपडेटेड वर्जन हो जाएगा। हाँ, माइग्रेशन की मैं बात कर रहा था, प्रव्रजन। लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है, आप देखिए कोविड के समय भी ये पता चला कि कितने लाख लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, कमाने के लिए, हमें रोजगार के लिए। तो ये जो इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन है, ये दोनों तरीके से समाज को प्रभावित करता है। मैं आपको बताऊं, माइग्रेशन की घटना, जब मैं औद्योगिक क्रांति आपको बता रहा था, तो अगर आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो यहां पर मैं चर्चा पुनः करना चाहूंगा कि औद्योगिक क्रांति जब हुई थी और मैनचेस्टर जैसे शहरों में जब उद्योग लगाए जा रहे थे, तो उस समय 99% के करीब इंग्लैंड की आबादी ग्रामों में रहती थी और बेरोजगारी और निर्धनता बहुत चरम पर थी वहां पर। तो उद्योगों के लगने के बाद या उद्योगों की स्थापनाओं ने एक संभावनाओं को जन्म दिया और वो रोजगार पाने की संभावना थी। और इंग्लैंड के ग्रामीण परिदृश्य से लोगों का माइग्रेशन, प्रव्रजन जो है, नगरीय क्षेत्रों की ओर शुरू हुआ, जहां पर खासकर ये रोजगार स्थापित, ये उद्योग स्थापित किए जा रहे थे। तो आप ये देखिए कि प्रव्रजन काफी बड़ी संख्या में हुआ, और जो शहर जिनकी क्षमता 50,000 या 80,000 लोगों की थी, अचानक वहां 5 लाख 7 लाख लोग प्रवजित होकर पहुंच गए, और पूरे शहर की आधारभूत संरचना ही चरमरा गई थी। और वहां अचानक जो है संसाधनों की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, क्राइम रेट बढ़ गया, है ना। और जितने भी लोग आए सबको रोजगार भी नहीं मिला, तो कितने रोजगार थोड़े ना थे भाई, जितने लोग आए सबको रोजगार मिल जाए तो ये संभव भी नहीं था। तो स्लम्स की संख्या बढ़ी, नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, ये तमाम चीजें वहां पर हुई ड्यू टू माइग्रेशन। तो ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का या बिहार का जो मजदूर जाता है पंजाब हरियाणा कमाने, वहां के खेतों में काम करने, तो लाखों की संख्या में जाता है। ठीक है, और जब जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप देखिए अर्थव्यवस्था भी तो जुड़ी है। वो पंजाब में कमाता है, पंजाब की में आय अर्जित करता है और उसको अपने घर पर भेजता है। तो वहां अगर स्टेट वाइज अगर आप उसको बाइफरकेट करिए, तो पंजाब में कमाया हुआ धन कहाँ आ रहा है? उत्तर प्रदेश में आ रहा है, ठीक है, या बिहार में आ रहा है, या जहां जिस राज्य जिस क्षेत्र का रहने वाला है। तो प्रव्रजन कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक प्रसार, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सांस्कृतिक प्रसार, पांचवा कल्चरल डिफ्यूजन। जब हम सांस्कृतिक प्रसार की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रसार है क्या। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ है कि एक संस्कृति के सदस्यों द्वारा दूसरी संस्कृति के कई घटकों को अपनाना। ठीक है, अब भारत में तो जींस पहनने का आविष्कार हुआ नहीं, हुआ था? नो सर। तो पहनावा जो है वो एक तरह का सांस्कृतिक घटक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वो पहनावा आया रहा होगा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भारतीय जनमानस का एक हिस्सा उसको अपनाया होगा। अब वो विज्ञापन देखकर भी हो सकता है, किसी को देखकर भी हो सकता है ना, या किसी सेलिब्रिटी, उस समय सेलिब्रिटी तो कोई मॉडलिंग करते नहीं थे जब ये आया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे विज्ञापन या चलचित्र भी हो सकता है। तो सांस्कृतिक प्रसार किसी भी माध्यम से हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पर्सन टू पर्सन ही हो, है ना, वो मीडिया के द्वारा भी हो सकता है। आप देखिए कि हमारे आपके घरों के अंदर जो है, जो टीवी लगी होती है उसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो दुनिया भर के चैनल्स आते हैं। तो अगर आप कोई फ्रेंच मूवी देख रहे हैं या ब्रिटिश मूवी देख रहे हैं तो खाली मूवी नहीं होती है, वहां का बहुत सारा कल्चरल चीजें भी उसमें इनकलकेटेड होती हैं, वो भी आप तक पहुंचती हैं। अब वो आपको कितना प्रभावित करती है या नहीं करती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उन सांस्कृतिक घटकों को कितने प्रतिशत तक अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश सांस्कृतिक प्रसार जो है वो शिक्षा से होते हैं, और संस्कृति चूंकि एक गतिमान तंत्र है जिसमें नए घटक आते जाते हैं और पुराने छूटते जाते हैं, तो ये एक मैकेनिज्म चलता रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट है संघर्ष। इसमें कार्ल मार्क्स की चर्चा मैं करूंगा। इसमें तनाव और संघर्ष भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो तनाव और संघर्ष भी सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। जैसे मार्क्स ने क्या कहा कि औद्योगिक पूंजीवादी समाज चूंकि एक इस तरह के शोषणकारी व्यवस्था को कायम किए हुए है जिसमें कामगार या श्रमिक का शोषण होता है, और पूंजीपति जो है न सिर्फ मुनाफा कमाता है बल्कि अतिरिक्त पूंजी भी उसका भी निर्माण करता है, इसको सरप्लस वैल्यू उसने कहा। तो ऐसे में जब क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वर्ग संघर्ष होगा, क्रांति होगी, और वो व्यवस्था सामाजिक, उस व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन की घटना या प्रत्यय वहां पर दृष्टिगत होगी। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष के परिणाम समूह, यहां पर जो मार्क्स कहना चाह रहा है कि वर्ग संघर्ष क्या करेगा? वर्ग संघर्ष का जो परिणाम होगा उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन वहां पर होगा। अगला है, लास्ट है विचार, आइडियाज। ये हीगल ने तो विचार को ही परिवर्तन का कारक माना था, मार्क्स ने उसको उलट दिया था। वेबर ने भी काफी हद तक विचारों को स्वीकार किया है, परिवर्तन में के मूल में विचार होते हैं। मैक्स वेबर ने काफी हद तक इसको स्वीकार किया है और ये माना है कि विचार जो है ऐतिहासिक परिवर्तनों को लाने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं या उसका हेतु बनते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त WF ऑगबर्न जो है, WF ऑगबर्न, इन्होंने 3 आधारों पर सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास किया था। पहला है खोज, डिस्कवरी, दूसरा है आविष्कार, इन्वेंशन, और तीसरा है प्रसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से जो है भी होता है समाज के अंदर और अलग अलग समाजों के बीच। तो हालांकि वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट हल्की सी मैंने चर्चा इसलिए कर दी है ताकि आप इससे परिचित रहें। यहां तक क्लियर है?
यहां तक अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है यस सर। तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं सिद्धांत पर। नम्रता। कोई सवाल है? तो सर जो तीसरा टॉपिक ज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकी जो सर कर लाए हैं, आपकी इसमें आवाज सर थोड़ी सी। प्री फ्री सोसाइटी अगर हम बात करें, यानी कि एयरटेल 4G है? सर आवाज हाँ, थोड़ी सी व्यवधान आवाज लग सर रहा मेरी है। नहीं आ रही आपको? थोड़ा व्यवधान है आपकी आवाज में। चलिए सर बाद में पूछ लूंगा। चलिए आइए, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत शुरू करते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट है और इस पर सवाल आईएएस में भी कभी कभी स्टेट में पूछा जाता है। और कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि दो दो हिस्से रहेंगे, एक में थिंकर रहेगा और दूसरा अप्लाइड सेक्शन जोड़ देंगे उसमें। ठीक है। पहला जो सिद्धांत है उसको कहते हैं विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। पहला है विकासवादी सिद्धांत। जब हम विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें चार्ल्स डार्विन को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। विकासवादी सिद्धांत कहता क्या है? जीवन मानकों की एक अनुक्रमिक श्रेणी होती है। इस सिद्धांत का मानना है कि जीवन मानकों की एक अनुक्रमिक श्रेणी होती है। अब ये अनुक्रमिक श्रेणी क्या है? अब इसको समझने के लिए थोड़ा हम चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको बताएं। चार्ल्स डार्विन की जैविक विकास के अनुरूप, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया था या उसकी चर्चा की थी, और उन्होंने जैविक विकास के अनुरूप की सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत की चर्चा की थी। ठीक है। तो विकासवादी सिद्धांत में बेसिकली आपको चार्ल्स डार्विन पर अपनी बातचीत को केंद्रित रखनी है, अपनी सूचना को, अपने उत्तर लेखन को केंद्रित रखना है प्रमुख रूप से। ठीक है। हालांकि विकासवादी सिद्धांत में समाजशास्त्र के जनक भी थे, अगस्त कॉम्ट का भी नाम आता है ना। और कॉम्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉम्ट के अनुसार मानव समाज वैचारिक दृष्टि से सदैव आगे बढ़ता रहा है। ठीक है। धर्मशास्त्री, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक, प्रत्यक्षवादी स्तर की बात वो करते हैं। ठीक है। तो अगर हम अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को देखें तो वो थ्री स्टेजेस जो है, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस की बात वो करते हैं, 3 स्तरों का जो नियम वो करते हैं। तो उसमें भी वो प्रमुख रूप से इस बात पर बल देते हैं कि मानव समाज वैचारिक दृष्टि से हमेशा आगे बढ़ता है। वैचारिक दृष्टि से, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। कौन वैचारिक दृष्टि से, ये शब्द वैचारिक दृष्टि से। ठीक है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्त कॉम्ट। तो थियोलॉजिकल, है ना, मेटाफिजिकल, और तीसरा है प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्टिक, है ना। तीसरा है पॉजिटिविस्टिक। तो ये 3 स्टेजेस की बात वो करते हैं। तो आप इसको जब वैचारिक दृष्टि से लिखेंगे तो थियोलॉजिकल, फिर ऐसे मेटाफिजिकल, प्रत्यक्षवादी, पॉजिटिविस्टिक, इस तरह से बढ़ता है। और ध्यान दीजिए, फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वैचारिक दृष्टि से। ये शब्द पकड़िए जरा सा,
ये इसमें काम कर रहा है वैचारिक दृष्टि से। स्पेंसर की जब हम बात करते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर का यह मानना है कि मानव समाज सदैव प्रगति की ओर उन्मुख रहता है, यानी समाज के संपूर्ण एकत्रीकरण को अगर देखें तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उद्विकास, इवोल्यूशन अपरिहार्य है, मैंडेटरी। ठीक है, विकास के क्रम में स्पेंसर ने प्रवाह की दिशा, देखिए विकास के क्रम में, विकास के प्रवाह क्रम को दर्शाया है, प्रवाह क्रम को दर्शाया है स्पेंसर ने। ठीक है, और कहा कि क्या है ये, समरूपता से विषम रूपता। ठीक है, समरूपता से विषम रूपता, यानी कि होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी की ओर रहती है। अब हबाउस ने भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट दिया है, विकासवादी सिद्धांतकार इनको भी माना जाता है। हबाउस ने दुनिया के विकास का जो चित्रण किया वो प्रगतिशील फ्लेवर है उसमें, उस संदर्भ में किया है, प्रगतिशील संदर्भ में हबाउस करते हैं। हबाउस का यह स्पष्ट मानना है, तो नोट करते चले आप, कि समाज कुछ वांछित उद्देश्यों की ओर बढ़ता है। हबाउस कहते हैं, है ना, तो थोड़ा उनकी विचारधारा प्रगतिशील विचारधारा है, तो वो कहते हैं कि समाज कुछ वांछित उद्देश्यों की ओर बढ़ता है। ठीक है, थोड़ी सी एक बात यहाँ पर आर.एम. मैकाइवर और चार्ल्स पेज की भी यहाँ करनी जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट नाम है, और उद्विकास शब्द का मैंने प्रयोग किया है, तो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी चाहिए, वो ये कि आर.एम. मैकाइवर और चार्ल्स पेज का भी मानना है कि उद्विकास प्राकृतिक विकास परिवर्तन की एक दिशा है। आर.एम. मैकाइवर और चार्ल्स पेज का स्पष्ट मानना है कि उद्विकास प्राकृतिक विकास परिवर्तन की एक दिशा है, इसमें बदलते हुए पदार्थ की ओर अनेक दशाएं प्रकट होती हैं और जिससे उस पदार्थ की वास्तविकता का पता चलता है। ठीक है, तो ये अब जब हम सब उद्विकास की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सोशियोलॉजी में उद्विकास का मतलब सामाजिक उद्विकास है, और इन विकासवादियों का मानना है कि सामाजिक उद्विकास की दिशा क्या होती है, एक डेफिनेट, देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए एक डेफिनेट दिशा है ना, इस चीज को समझिए आप। उद्विकास हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। बीजारोपण होता है बीज का, किसी वृक्ष का बीज जब डाला जाता है, जब उसमें से प्रस्फुटित होता है बीज, तो शाखाएं और किधर निकलती हैं, तना ऊपर की ओर निकलता है, वो झुक सकता है, वो क्लाइमेटिक फैक्टर के नाते टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट आप देखिए ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर जाता है, ऊपर सीधा ऊपर बढ़ता है, तो वो विकास की प्रक्रिया होती है। उसी तरह से सामाजिक विकास है। ठीक है, और सामाजिक विकास कभी भी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, ये ऐसा समझ लीजिए, है ना। सामाजिक विकास कभी भी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है, धीमी होती है, किंतु परिवर्तन और एक निश्चित चरण के हिसाब से होता है। अब जैसे ये एक चरण था, जैसे ये एक चरण था जिसकी बात कौन कहता है, तो धीरे थी प्रक्रिया और सैकड़ों साल लगा होगा इस स्टेज को इस स्टेज में कन्वर्ट होने में, सैकड़ों साल लगा होगा इस स्टेज को प्रत्यक्षवादी अवस्था तक आने में। धीरे प्रक्रिया है ना, 6 महीने 8 महीने में नहीं संभव, सैकड़ों साल इसमें लगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। वान बेयर एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, वान बेयर का ये मत है कि उद्विकास विभेदीकरण और समेकन की निरंतर प्रक्रिया है। उद्विकास क्या है?
विभेदीकरण और समेकन, समेकन मतलब इंटीग्रेशन, विभेदीकरण मतलब डिफरेंशिएशन। अंग्रेजी में भी मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह के जो चीजें हैं उसको थिंकर्स के कोटेशंस, ये लाइन जो छोटी छोटी डिफिनेशन से एक दो लाइन की जरूर कोट करनी चाहिए। मान लीजिए पूछ दे खाली विकासवादी सिद्धांत की चर्चा है, तो वहां 3-4 थिंकर्स कम से कम एटलीस्ट आपको मेंशन करना चाहिए। 250 वाले में कम से कम 4 थिंकर्स और 150 वाले में 2 थिंकर्स होने चाहिए। ठीक है, अब आइए, पहला तो हो गया था विकासवादी सिद्धांत, दूसरा है रेखी सिद्धांत, इसको कहते हैं लीनियर थियरी। लीनियर थियरी, सामाजिक परिवर्तन की लीनियर थियरी। इसमें 2 नाम प्रमुख हैं, एक मैं आपको बता चुका हूं, अगस्त कोम्ट, और दूसरा प्रमुख नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, दूसरा प्रमुख नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। नोट कर लिया? यस सर। अब विकासवादी सिद्धांतकारों को आप इसमें नोट, इसमें शामिल कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स भी है, हर्बर्ट स्पेंसर भी है। स्पेंसर को भी आप रेखी सिद्धांतकार में रख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गए, 2, 3 कार्ल मार्क्स, और एक, हालांकि मॉर्गन की चर्चा कम होती है, बट आप जो है थर्स्टीन वेबलेन को रख सकते हैं। थर्स्टीन वेबलेन, वेबलेन, थर्स्टीन वेबलेन, 4 प्रमुख रेखी सिद्धांतकार हैं। हर्बर्ट स्पेंसर और अगस्त कोम्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कोम्ट ने कहा कि समाज जो है 3 अवस्थाओं से गुजरा है, पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा वैज्ञानिक, जिसको प्रत्यक्षवादी अवस्था कहा गया है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने, देखिए कार्ल मार्क्स में बेसिकली आपको, आप एरो चार्ट का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको जरा समझिए। हम कार्ल मार्क्स को यहां पर ले रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने इस तरीके से परिवर्तन के सिद्धांत की बात कही है। पहली बात, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के इस रेखी सिद्धांत को परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, हम एक एरो डायग्राम बना रहे हैं, पूरा डायग्राम, पूरा थ्योरी इसमें आ जाएगी। मार्क्स ये कहता, देखिए मार्क्स के सिद्धांत की मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नंबर चाहिए मुख्य परीक्षा में, आईएएस मुख्य परीक्षा में, तो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं मिलेगा, आपको जो है कुछ इनोवेटिव तरीके से लिखना पड़ेगा। स्टेजेस हैं, ये क्रमवार तरीके से स्टेजेस हैं।
डायग्राम को, इस एरो चार्ट को हम और भी लंबा कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात है, शब्दों की सीमा है, टाइम मैनेजमेंट है, और ये पूरा आपका मार्क्स की थियरी सोशल चेंज की हमने इसको एरो चार्ट से यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। जो मैं हमेशा कहता हूं कि थिंकर्स को भी में भी तमाम तरह के एरो चार्ट्स, डायग्राम्स का प्रयोग मेरे व्याख्यानों में होता है, उसका एक नमूना आपके सामने है। और ये सारी चीजें अंकदायी होती है, आपके अंकों में वृद्धि करती है। जब कभी उत्पादन की प्रगतियों में, आप देखिए उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन हुआ, उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन हुआ तो फाइनली उससे परिवर्तन आया उत्पादन की शक्तियों में। ये पूरा डिटेल, इसकी हाइपोथेसिस हम मार्क्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्लास की है, और मार्क्स पर 2 दिन मेरा व्याख्यान रहा है 2.5 घंटे का, तो इसलिए उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर खाली मैं आपको परिवर्तन का वो क्रम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा वो वीडियो या हमारा वो लेक्चर जो हमारे पंजीकृत विद्यार्थी हैं, वो उन्होंने वो क्लासेस अटेंड की हैं, तो उत्पादन की शक्तियों में जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन की शक्तियां कौन कौन सी, वरुण उत्पादन की शक्तियों से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? सर जो संसाधनों से जो जिसमें सर हैव्स और हैव नॉट का जो होता है वही अंतर है सर। जो सर संसाधन होते हैं समाज के, जिससे सर उत्पादन होता है, जैसे कि सर भूमि, मशीनरी, ये सब वो क्या कहलाएंगे? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। और उत्पादन के तरीके क्या होते हैं? उत्पादन के तरीके से संबंध वही होंगे सर, सेम सेम सर। सेम कैसे होगा? दोनों सेम कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? जो शक्ति होती है वो मशीनों से तात्पर्य है, मशीनें या उपकरण उत्पादन की शक्ति होती है, और उत्पादन के तरीके से मतलब है कि आप जो है उपभोग के लिए उत्पादन कर रहे हैं, या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, या सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि व्यापार के लिए। ठीक है, ठीक है सर, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन जी हो सर, जी जाएगा, सर, ठीक है। यस अब सर। इन दोनों के होने के बाद, इन दोनों के होने के बाद देखिए, फिर मैं कह रहा हूं रेखी सिद्धांत है, मैं बार बार आपको यहां पर बता रहा हूं कि ये रेखी सिद्धांत है, ठीक है। रेखी सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ये एक सीधी रेखा में मामला चल रहा है। उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने से सीधे सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप है, तरीकों में परिवर्तन हो रहा है, तो इन तरीकों में परिवर्तन होने के कारण जो है, तरीकों शक्तियों में हो रहा है, फिर संबंधों, कीवर्ड्स पकड़िए, बाकी सब कॉमन है, ठीक है। तो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, दूसरे शक्तियों में, और इन दोनों के नाते आर्थिक संबंधों में, और इस क्रम के आखिरी पायदान पर जो चीज हो रही है वो सामाजिक परिवर्तन, यानी किसी भी स्टेप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसी क्रम में चलेगा, इसी रेखा में चलेगा, इसीलिए रेखी सिद्धांतकार माना गया है। सामाजिक परिवर्तन का रेखी सिद्धांत मार्क्स का सिद्धांत माना जाता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ज्यादा डिटेल के लिए जो मार्क्स पर इंडिविजुअली जो थियरी हम पढ़ाए हैं मार्क्स की, उसको आप देखिए, उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, उसको आप जाइएगा, पढ़िएगा, जो नोट्स हमने डिक्टेट करवाया है, लिखवाया है, प्रोवाइड करवाया है, तो आपको स्पष्ट और हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन जब आप छोड़ देंगे तो चीजें जो है वो छूटने लगती है। इसके बाद वेवलेंथ की थ्योरी पर हम आते हैं। ये हो गया है,
देखिए वेवलन क्या कहता है। वेवलन बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, अमेरिकी सिद्धांतकार है सामाजिक परिवर्तन का। समझने का प्रयास करते हैं कि वेवलन क्या कहता है। देखिए वेवलन की जो थियरी है, इसको समझते हैं। वेवलन में भी हम एक चार्ट बनवा रहे हैं, इसको आप बना लीजिए। कार्य करने की मूल प्रवृत्ति, ठीक है, कार्य करने की मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप। उसके बाद है नई प्रवृत्तियों का आविष्कार। मीन्स इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्निक्स। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन। इसके बाद है ठीक है, ये चौथा पायदान है। आप देखिए वेवलन क्या कहता है। वेवलन का ये मानना है कि देखिए मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की जब व्याख्या की तो जो प्रौद्योगिकी कारक है उसको एक अप्रत्यक्ष कारक माना, जबकि वेवलन जो है वेवलन ऐसा नाम है जिसके सिद्धांत को हम प्रौद्योगिकी निश्चयवादी सिद्धांत, इसके सिद्धांत को हम प्रौद्योगिकी निश्चयवाद भी कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी को ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं। मार्क्स आर्थिक कारक को मानता है, थर्स्टीन वेवलन टेक्नोलॉजी को मानते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को भी टेक्नोलॉजिकल डिटरमिनिस्टिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, वेवलन बेसिकली मानवीय विशेषताओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला स्थिर, जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स या हमारी मोटिव्स पर डिपेंड करती हैं, यानी हमारी मूल प्रवृत्तियों, जो आप देखिए यहाँ मैंने शुरू की बताया आपको, मूल प्रवृत्तियों बात हो करते हैं, है ना, और प्रेरणाओं पर आधारित होती है, उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है इसमें मूल प्रवृत्तियों या प्रेरणाओं में। दूसरा वो कहते हैं कि परिवर्तनशील विशेषताएं होती है, जैसे आदत, विचार, इनमें निरंतर परिवर्तन होता है, तेजी से परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो बेसिकली आदतों और विचारों के परिवर्तन से, ठीक है, और आदतों और मूल प्रवृत्ति और आदतों में कम परिवर्तन होता है। अब सवाल यह है कि अगर परिवर्तन के लिए आदतों और विचारों में परिवर्तन जिम्मेदार है, तो इन आदतों और विचारों में परिवर्तन लाता कौन है? Who is responsible to bring the changes in ideas and habits? तो नई टेक्नोलॉजी का जब आविष्कार होता है तो उससे अगल बगल का भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता है, वेवलन का मानना है। इट्स अल्टीमेट फैक्टर कौन हुआ? नई प्रविधियां, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी, है ना, क्योंकि इसमें मूल प्रवृत्तियों में या प्रेरणाओं में बहुत परिवर्तन नहीं होता, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो आखिर नई प्रविधियां या टेक्नोलॉजी जब उनका आविष्कार होता है और इसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है, तो फिर आखिर सामाजिक परिवर्तन के लिए वो कौन सा स्पेस बचता है जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो नई प्रविधियां, नई प्रौद्योगिकी भौतिक पर्यावरण को चेंज करती है, नहीं करती है?
नगरों का भौतिक पर्यावरण चेंज नहीं हुआ है। नई प्रौद्योगिकियों के आने पर, नई टेक्नोलॉजी के आने पर महानगरों में सुविधाएं बढ़ी हैं तो प्रदूषण भी बढ़ा है। तो भौतिक पर्यावरण में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? 4 व्हीलर 2 व्हीलर की संख्या बढ़ी है, वायु प्रदूषण बढ़ा है। सांस और दमे के मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि आप रोज जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सूंघ रहे हैं, सांस में ले रहे हैं ना। तो उससे क्या हो गया? आदतों और विचारों में परिवर्तन हुआ। पहले आदमी 20-20 किलोमीटर पैदल चला जाता था, अब क्या है, अगर 500 मीटर भी जाना है तो 2 व्हीलर से आप जाते हैं। तो आपकी इस आदत और विचारों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? प्रौद्योगिकी के कारण। और इस क्रम में जो नई प्रौद्योगिकियों के कारण जो आदतों और विचारों में परिवर्तन दृष्टिगत होता है, वो फाइनली सामाजिक ढांचे में परिवर्तन ले आता है। ठीक है। तो थर्स्टन वेवलिन का ये मानना था कि वेवलिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रौद्योगिकीय कारक या जो नई प्रविधियों के उपयोग है, उसकी जो प्रवृत्ति है, बेसिकली सामाजिक परिवर्तन का मौलिक स्रोत ही हुई। आप थर्स्टन वेवलिन के इस प्रौद्योगिकीय निर्धारणवादी सिद्धांत को अगर आप देखिए, इंप्लीमेंट करिए, तो आज भी ये चीजें देखने को मिलती है। आप जब कंप्यूटर आया था तो कितना बड़ा कंप्यूटर था, कमरे में आधा कमरा बड़ी मेज चाहिए होती थी। हर वो कंप्यूटर के सारे फंक्शन जो है सिमटते सिमटते एक छोटे से मोबाइल के साइज के डिवाइस में आ गए, नहीं आ गए? जिसको आप पाम टॉप भी कह सकते हैं, लैपटॉप से छोटा, टैबलेट से छोटा पाम टॉप। यानी मोबाइल में ही आप ईमेल चेक कर लेते हैं, मेल कर देते हैं, लेटर टाइप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स खोल लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। लैपटॉप में तो खैर बात नहीं कर सकते आप, कॉलिंग वाली सुविधा नहीं है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी क्या है। तो अब क्या है, जैसे मई है, पहले मैं मेल, आज से 2 साल 3 साल पहले कोई भी एक मेल भेजनी होती थी तो मैं लैपटॉप खोलना पड़ता था। अब मैं, मेरे आदत में, मेरे एंड पर जो मेरी अपनी आदत में परिवर्तन हुआ कि मैं अपने मोबाइल में ही ईमेल चेक भी कर लेता हूं, जो आंसरेबल होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, अटैच नहीं करना है, तो वो उनको रिस्पॉन्स भी मैं उसी पर कर देता। तो लैपटॉप खोलने वाली जो मेरी आदत थी उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, वो क्यों हुआ? नई टेक्नोलॉजी के नाते, जो कि लेटेस्ट मोबाइल के रूप में या डिवाइस के रूप में हम और आप प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आज हम रेखी सिद्धांत पर ही अपने व्याख्यान को, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको रोकते हैं और फिर यही से चक्रीय सिद्धांत से अपनी बात अगले व्याख्यान में शुरू करते हैं। तब तक आप उसको रिवाइज करिए, दोहराइए, और यहां पर जो एरो डायग्राम्स है, चार्ट डायग्राम्स है, वरुण, चूंकि आप मेंस लिख चुके हैं, आपने क्या किसी भी मेंस में इस तरह का प्रयोग किया था? नहीं सर, मैंने मैंने तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था। तो ये देखिए फर्क होता है। ठीक है, और पूरी थियरी आपने, सामाजिक परिवर्तन की वेवलेंथ की थियरी आपने प्रूव कर दी। क्योंकि आप ध्यान में रखिए, एकेडमिक्स का आंसर नहीं लिख रहा है, एकेडमिक्स को 4 पेज में आप लिख रहे हैं, एमए में, बीए में आप 3 पेज में भर रहे हैं। वहां आपके पास न समय है और न आपके पास अनलिमिटेड वर्ड्स को ऑप्ट करने की चॉइस है। 250 वर्ड, 150 वर्ड, और बात भी लिखनी है आपको अपना श्रेष्ठ उत्तर लिखना है। तो उसमें ये जो टेक्निक है वो बड़ी मदद करती है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक है जो हमारे एंड पर आएगी, तो इसलिए रिवीजन करिए, और कोई डाउट होती है तो चेंज आईएएस के प्लेटफॉर्म से पर मैं हमेशा मौजूद हूं। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।